मग आता परत कसं घ्यायचं? माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आज निर्णय दिलेला आहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आज निर्णय दिलेला आहे तो त्याचं आम्ही स्वागत करत आहोत आणि याच मुद्द्यावर आमची हीच भूमिका होती की 5 न्यायाधीशांचं जे घटनापीठ आहे त्याकडे जे 10 मुद्दे आहेत त्या 10 मुद्द्यांची सुनावणी व्हावी. परंतु जो विरोधी गट आहे तो नेहमीच त्यांची लीगल बाजू कमजोर असल्याकारणामुळे वेळोवेळी तारीख वाढवण्याकरता या पूर्ण न्याय प्रक्रियेला विलंब लागण्याकरता विविध मुद्दे उपस्थित करून न्यायालयात ऑब्जेक्शन घेत होतं आणि तसंच त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं की नाबाम रेबियाच्या प्रकरणाचा रेफरन्स या प्रकरणाच्या बाबतीत न घ्यावा आणि तीच मागणी त्यांची आज फेटाळलेली आहे. मूळ मुद्दा सोडून इतर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची त्यांची जी भूमिका होती ती भूमिका केंद्राने नाकारलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा खोटारडेपणा संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर उघडकीस आलेला आहे. जर त्यांची न्यायालयीन बाजू भक्कम असली असती तर त्यांनी 5 न्यायाधीशांचं जे घटनापीठ आहे त्या ठिकाणी रेग्युलर जी सुनावणी चालू होती त्या रेग्युलर सुनावणीला त्यांनी सामोरं जायला होतं. परंतु दुर्दैवाने त्या सुनावणीला सामोरं न जाता त्यांनी 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी केली. ती दुर्दैवी होती आणि ती आज त्यांची फेटाळण्यात आली. आता रेग्युलर जे 5 न्यायाधीशांचं घटनापीठ आहे त्या ठिकाणी 21 तारखेपासून ही रेग्युलर सुनावणी होईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि आम्हालाही जे अपेक्षित आहे की लवकरात लवकर ह्याचा निकाल लागावा. कारण महाराष्ट्र जनतेला पण अपेक्षित आहे की लवकर याचा निकाल लागून ही जी संभ्रमाची अवस्था आहे संपूर्ण राजकीय दृष्ट्या ती कुठेतरी दूर व्हावी आणि हे सरकार हे घटनेनुसार बनवलेलं सरकार आहे. हे सरकार आहे हे घटनेला मानणारं सरकार आहे आणि कायदेशीर दृष्ट्या सर्व गोष्टींची पूर्तता केलेलं हे सरकार आहे. आपण जर पाहाल तर विरोधी जो गट आहे तो नेहमीच सगळ्याच गोष्टींवर आक्षेप घेऊन विलंब कसा होईल याचा नेहमीच आक्षेप घेत असतो. याचं उदाहरण म्हणजे इलेक्शन कमिशनकडे पण ज्यावेळी आम्ही गेलो तर त्यावेळी इलेक्शन कमिशनकडे पण आम्हाला डॉक्युमेंट सबमिट करण्याकरता अजून 1 महिन्याचा कालावधी द्या, अजून 2 महिन्याचा कालावधी द्या. त्यामुळे इलेक्शन कमिशनकडे पण, कारण इलेक्शन कमिशनकडे यापूर्वीच निकाल लागला असता परंतु विरोधी गटाने वारंवार तारखा वाढवल्यामुळे इलेक्शन कमिशनकडे पण तो निकाल विलंब लागला. परत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागत नाही तो पण इलेक्शन कमिशनने निर्णय न घ्यावा. परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्वतः निर्णय दिलेला की इलेक्शन कमिशन ही एक स्वतंत्र आयोग आहे आणि स्वतंत्र संस्था आहे आणि त्यांना निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने त्यांची ती मागणी त्यावेळी फेटाळली. दिल्ली हायकोर्टात पण त्यांनी मागणी केली की सुप्रीम कोर्टाचा जोपर्यंत निर्णय लागत नाही तोपर्यंत चिन्हाचा आपण निर्णय घेऊ नये. ती दिल्ली हायकोर्टाने मागणी फेटाळली. त्यामुळे त्यांची कायदेशीर जी बाजू आहे ती कमतरता असल्याकारणामुळे कायदेशीररित्या त्यांच्याकडे कमी असल्याकारणामुळे वेळोवेळी तारीख वाढवण्यात, वेळोवेळी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचं काम ते वेळोवेळी करत आहे आणि त्यांचा हा खोटारडेपणा आज ह्या न्यायालयाच्या निकालापासून दिसून येत आहे. मी वारंवार या गोष्टीचा उल्लेख करतो. नाबाम रेबियाच्या केसच्या संदर्भात त्यांनी जे ऑब्जेक्शन घेतलं होतं आणि त्याच केसचा दाखला देऊन सुनील प्रभू यांनी एक पिटिशन फाईल केलं होतं जे 16 सदस्यांवर अपात्रतेचं एक पिटिशन फाईल केलं होतं. त्या सुनील प्रभूंच्या पिटिशनमध्ये त्यांनी नाबाम रेबियाच्या केसचाच रेफरन्स दिला होता. त्यामुळे एकीकडे सुप्रीम कोर्टात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे ऑब्जेक्शन घेतात, नाबाम रेबियाच्या केसचा विरोध करतात आणि स्वतःच्या पिटिशनमध्ये नाबाम रेबियाच्या केसचा उल्लेख करतात, रेफरन्सचा उल्लेख करतात. ही एक त्यांची खोटी बाजू आज न्यायालयात दिसून आलेली आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेलाही दिसून आलेली आहे. आणि ज्यावेळी त्यांच्या बाजूने निकाल लागत नाही त्यावेळी 2-3 दिवसापूर्वी अगोदरच येऊन महाराष्ट्रात संपूर्ण राजकीय दृष्ट्या आणि एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करण्याकरता न्यायालय विकलं गेलेलं आहे, सुप्रीम कोर्ट विकलं गेलेलं आहे, इलेक्शन कमिशन विकलं गेलेलं आहे असं वक्तव्य त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून केलं जातं आहे. त्यामुळे त्यांचा न्यायालयावर विश्वास नाही, त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही आणि ह्या संपूर्ण प्रकरणात याच इलेक्शन कमिशनच्या ज्यावेळी हिअरिंग चालू होत्या त्यावेळी इलेक्शन कमिशनच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये ह्याच गोष्टी दिसून आल्या की त्यांनी लोकशाही प्रक्रिया फॉलो केली नाहीये, त्यांच्या ज्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये लोकशाही प्रक्रिया फॉलो केली नाही. त्यामुळे एक असं दिसून येतं की त्यांचा संपूर्णतः लोकशाहीवर विश्वास नाहीये, त्यांच्या कागदपत्रांवर पण दिसून येत आहे आणि त्यांच्या या संपूर्ण प्रोसेसवरून दिसून
दिसून येत आहे. तर त्यांचा हा जो खोटारडेपणा आहे, कायदेशीरदृष्ट्या त्यांची जी बाजू ही कमतरता आहे, हे आता लोकांसमोर आता दिसून आलेलं आहे. आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निकाल घोषित किया है, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उसका हम स्वागत करते हैं. हमारी पहले से ही ये मांग थी कि 5 न्यायाधीश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहां पे हियरिंग होनी चाहिए, और वो रेगुलर हियरिंग चालू होने वाली थी. लेकिन उस रेगुलर हियरिंग चालू होने के पहले ही हमारे जो अपोजिट ग्रुप है उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया कि नाबाम रेबिया का रेफरेंस ये केस के बारे में न लिया जाए, और जो 5 न्यायाधीश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग होना चाहिए. तो ये उनकी जो मांग है वो मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य नहीं की है. जो पिछले 6-7 महीने से आप देखेंगे तो जो अपोजिट ग्रुप है वो बार बार इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस लीगल प्रोसेस में डिले कैसा हो इसके बारे में हर बार उन्होंने कदम उठाए. इलेक्शन कमीशन में भी सबमिशन के बारे में उन्होंने हर बार उन्होंने टाइम बढ़ा के मांगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का. इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद डिसीजन ले सकती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है. फिर बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गए. दिल्ली हाई कोर्ट में भी उनको वहां पे राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो निर्णय ले सकती है. तो इतना होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को डिस्टर्ब करने के लिए बार बार वो तारीख पे तारीख मांगते गए. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी दोनों की जो साइड है वो सुन के लिए, और जल्द ही इलेक्शन कमीशन भी इसके बारे में निर्णय लेगा. उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी विश्वास नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं. जिस नाबाम रेबिया का रेफरेंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को 7 बेंच के यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए रेफरेंस दिया था, उसी नाबाम रेबिया का उन्होंने यहाँ पे 5 बेंच के यहाँ पे अपोज किया था. लेकिन उसी नाबाम रेबिया का केस का रेफरेंस उन्होंने सुनील प्रभु की जो केस थी, जो पिटिशन था 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का, उस डिस्क्वालीफाई के प्रोसेस में उन्होंने नाबाम रेबिया का रेफरेंस दिया था. तो उनका झूठ आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे आया हुआ है. तो मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि पूरी महाराष्ट्र की जनता को ये निर्णय जल्द से जल्द लगना चाहिए. ये पूरे महाराष्ट्र की जनता की मांग है, और ये पॉलिटिकल सिचुएशन है जो मिसअंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र की जनता में, और जो हमारे विरोधी गट है वो महाराष्ट्र की जनता को हर बार एक मिस इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये घटना बाह्य सरकार है. नहीं, ये पूरे घटना को फॉलो किए हुई सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए सरकार है, और जितने भी असेंबली के जो कानून है उसको फॉलो करके बनाई हुई सरकार है. तो आने वाले दिनों में हमारी जो लीगल प्रोसेस है और हमारी जो मांग है वो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे. उनकी लीगल साइड कमजोर होने की वजह से हर बार वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं. हर बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं. अगर वो लीगल स्ट्रांग है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए. उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सामने आना चाहिए. उनके सामने उनका जो भी कहना है वो रखना चाहिए, और जल्द से जल्द इसका निकाल, इसका रिजल्ट आना चाहिए, जो हमें पूरे महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षित है. 21 फरवरी को जो सुनवाई हुई है मंगलवार को 5:30 बजे, उसमें कहा है तो अभी मामला पेंडिंग है फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है. नहीं, फिलहाल मामला तो ऑलरेडी 5 बेंच के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहां पे पेंडिंग ही था. उनका ऑब्जेक्शन था कि 5 बेंच के सामने न होते हुए 7 बेंच के सामने होना चाहिए, यही मुद्दा था. और वो उनकी जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, और अभी रेगुलर जो 5 बेंच का जो कोर्ट है उसके सामने ये होगी. इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट इशू है, नाबाम रेबिया के केस के जो घटना है और ये महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसमें बहुत सारे थोड़े बहुत डिफरेंस भी है. और जो स्पीकर के जो पावर है, स्पीकर के पावर के जो उसकी भी डेफिनेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चर्चा हुई. अगर 3-4 जो सदस्य स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठराव लाते हैं तो वो प्रोसेस फॉलो करने का, या 14 डेज की नोटिस देने के बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो करने के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी स्पीकर के ऊपर अगर कोई अविश्वास ठराव लाता है तो स्पीकर को अधिकार है क्या कि उनको डिस्क्वालीफाई करने का, इसके बारे में भी पूरी चर्चा हुई. और लेकिन इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट जब भी हुआ, जब भी सीएम पद का जब भी रेजिग्नेशन दिया उस वक्त, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम पद का जो रेजिग्नेशन दिया उसकी वजह से ये पूरे केस का ही पूरा लीगल जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है.
तो जो दो केस का प्रेफरेंस दे रहे हैं वो 2 केस का रेफरेंस केवल सीएम पद का रेजिग्नेशन देने की वजह से इसके पूरे लीगल प्रोसेस और लीगल आउटपुट इसके चेंज हुए। तो इसके लिए जो 5 बेंच का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके पूरे 3-4 मुद्दों का विचार करके निर्णय देगा। सर, कपिल सिब्बल ने जो मुद्दा तुम्ही इथे अधोरेखित करताय, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सांगितलं की हा मुद्दा ग्राह्य धरलाच जाणार आहे आणि जेव्हा सुनावणी सुरू होईल तेव्हा हा प्रकरण जे आहे नबाम रेबियाचं ते आता ग्राह्य धरलं जाणार, त्यामुळे कुठेतरी तुम्हाला देखील हा एक झटका मारला जाऊ नाही, नबाम रेबियाची जी केस आहे ती 100% पूर्ण महाराष्ट्राच्या घटनेला अनुकूल होऊ शकत नाहीये। त्याच्यातले काही जे रेफरन्स आहेत ते रेफरन्स महाराष्ट्रातल्या घटनेला अनुकूल होऊ शकतात। म्हणून नबाम रेबियाच्या केसच्या व्यतिरिक्त 10 मुद्दे कोर्टासमोर चर्चेसाठी पेंडिंग आहेत। त्यामुळे पहिला जो मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या केसचा त्याच्यावरच विरोधी गटाने ऑब्जेक्शन घेऊन हा 7 बेंचकडे हा रेफरन्स करावा हाच पहिला मुद्दा होता। त्यामुळे तो पहिला मुद्दा आता खोडून काढलेला आणि जे रेग्युलर 9 मुद्दे आहेत त्या 9 मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात आता युक्तिवाद होईल आणि पुन्हा याच्याबद्दल चर्चा होती। राहुल जी, कपिल सिब्बल ने एक अहम आर्गुमेंट किया है कि जब फ्लोर टेस्ट हुआ था भले ही सीएम ने रेजिग्नेशन दिया हो लेकिन फ्लोर टेस्ट के वक्त व्हिप का पालन नहीं हुआ है और इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो भी निर्णय है उसका अधिकार उपाध्यक्ष को है। नहीं, फ्लोर टेस्ट रेजिग्नेशन गया तो रेजिग्नेशन देने के बाद सरकारी गिर जाती है और जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है तो उस व्यक्ति को फ्लोर टेस्ट करने का मीन्स रिक्वेस्ट करने का अधिकार नहीं है और एक बार रेजिग्नेशन देने के बाद फ्लोर टेस्ट का अधिकारी खत्म होता है। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि सीएम पद का रेजिग्नेशन देने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इसमें बहुत आए हुए और वही पॉइंट पे इस केस का रिजल्ट लगेगा। तो आज का फैसला आपको भविष्य में कैसे मजबूत आपकी केस को मजबूत कर सकता है? नहीं, आज का फैसला का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता चाहते हैं कि इस पूरे केस का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। जो भी रिजल्ट आए जल्दी आना चाहिए। अगर 7 बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये जाता था तो इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता था। इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि 7 जजों की अपॉइंटमेंट हो जाती थी, अपॉइंटमेंट के बाद फिर एक बार 0 से 7 जज इस केस को देखते थे और फिर एक बार वापस इसके ऊपर चर्चा में युक्तिवाद चालू हो जाता था। लेकिन अब 5 जो जज है, अभी जो सिटिंग जज है, उन्होंने ऑलरेडी ये पूरा केस उनकी केस की पूरी जानकारी है, पूरे केस के प्रोसेस के बारे में उनकी जानकारी है। तो हमें संपूर्ण विश्वास है आने वाले 1-2 महीने में इस केस का रिजल्ट होगा और इस केस का रिजल्ट ये ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और पूरे देश के पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल जो फैमिली है, जो रीजनल पार्टी चलाती है, उनके लिए एक सबक रहेगा। थैंक यू।